जी नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है ब्राइट स्टार एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास के अंदर हम यहाँ पे प्लांट रेस्पिरेशन पादपों में श्वसन का हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनका डिटेल सॉल्यूशन इस क्लास में करने जा रहे हैं। और जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो ध्यान रखें क्लास की खास खास बात कि हमने अभी तक पीछे के जो टॉपिक है जिसमें सेल बायोलॉजी के अंदर सेल डिवीजन, इसके अलावा सेल का टॉपिक, टेक्सोनॉमी, इसके अलावा मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर फोटोसिंथेसिस के 3 वीडियो लेक्चर, ये सारे हमने वीडियो अभी तक कंप्लीट कर लिए। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो आपके प्लांट में रेस्पिरेशन, पादपों में जो श्वसन है जिसको हम एक तरीके से कोशिकीय श्वसन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन कह सकते हैं, उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें हम ये समझेंगे ग्लाइकोलाइसिस क्या है, लिंक रिएक्शन क्या है, क्रेब्स साइकिल क्या है, उसके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका हम डिटेल सॉल्यूशन इस क्लास के अंदर हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से आपका इस क्लास के अंदर स्वागत है और क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर प्रकट हो रहा है, जवाब आप साथ में देते रहे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन साथियों ये दे रखा है यहाँ पे कि श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मेन रेस्पिरेशन है, इसका मेन मकसद क्या होता है कि क्या मकसद है आपका कि भी आप रेस्पिरेशन कर रहे हो। आप कहोगे मजे से बैठे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो रेस्पिरेशन का ये मकसद नहीं है। यहाँ पे श्वसन का मुख्य उद्देश्य, अभी क्या होता है बच्चे कंफ्यूजन कहां पे, आप चले जाते हो छोटी क्लासों वाली सोच के अंदर। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें रेस्पिरेशन का जो मुख्य उद्देश्य पूछ रखा है, आप सोचोगे हमारे शरीर में CO2 का मुक्त होना, ऊर्जा का उत्पादन होना, ऑक्सीजन का उत्पादन होना, और इसके अलावा यहां पर हमें दे रखा है उपरोक्त सभी। आप कहोगे अरे ये तो छोटी क्लासों वाले सवाल है, उपरोक्त सभी आएगा यही होगा और ऐसे प्रश्नों में यही से होता। गलत। आप कभी भी ये ना करें कि अगर उपरोक्त सभी दे रखा है तो आंखें बंद करके उपरोक्त सभी ना करें। ऐसी कंडीशन के अंदर आप ऑप्शनों को पढ़ें, क्योंकि यहां पर आपको जो करेक्ट आंसर लगेगा वो आप सोच कर आप आश्चर्यचकित हो जाओ कि ये भी आंसर हो सकता है क्या। हमें कह रहा है यहां पे श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो रेस्पिरेशन में करते हैं क्या, भी मेनली एक होता है ब्रीदिंग और एक होता है रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग है वो एक तरीके से फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है वो केमिकल प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, वो हमारी ब्लड में जाती है, ब्लड से सेल या टिश्यू के पास, टिश्यू या सेल है उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं किसको तोड़ने के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। आई बात समझ? इसका मतलब मेन मकसद क्या रहा, मेन मकसद रहा एनर्जी बनाना, एनर्जी का फॉर्मेशन, ऊर्जा का निर्माण, मेन मकसद ये रहा। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 2 नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो श्वसन की प्रक्रिया में जो ग्लूकोज होता है ना, ये लो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है यहाँ पे, और टूटेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा CO2 प्लस क्या बनाएगा यहाँ पे H2O, साथ में किसका निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण। और ये जो ऊर्जा अगर ATP में पूछी जाए तो 36 ATP एकदम करेक्ट आंसर होगा, और अगर 36 ना मिले तो हमें क्या करना है, 38 ATP करना है। ये 2 ATP का अंतर क्यों आता है यहाँ पे, 2 ATP का अंतर इसलिए आता है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के जब 2 NADH होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के, वो जब हम माइटोकॉन्ड्रिया में डालते तब 2 ATP बीच में खर्च हो जाते हैं। आगे बात समझ में यहाँ पे क्लियर है कॉन्सेप्ट, हर एक चीज को आप समझते हुए चलो आगे की बात। अब आगे की बात देखो, यहां पर ये जो ग्लूकोज काम में लिया है ना, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, या इसको हम कहते हैं श्वसनी क्रियाधार। क्या कहते हैं इसको, श्वसनी क्रियाधार। कई बार भूखमरी के समय, अकाल के समय फैट और प्रोटीन भी काम में आने लग जाते हैं, खाना वगैरह नहीं मिलता है तो फैट प्रोटीन भी काम में आने लग जाते हैं, और प्रोटीन के द्वारा अगर प्रोटीन काम में आए तो उसको हम कहते हैं जीव द्रव्य श्वसन, प्लाज्मो रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, जीव द्रव्य श्वसन के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में यहाँ पे। तो मेन श्वसनी क्रियाधार क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज है, ध्यान में रखना। श्वसनी क्रियाधार क्या होते हैं तो ध्यान में रखना कि जो श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जो श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं
भाग लेते हैं उन्हें श्वसनी क्रियाधार कहा जाता है। उन्हें श्वसनी क्रियाधार कहा जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे कॉन्सेप्ट? अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप ये ना करें कि भी उपरोक्त सभी की तरफ भाग जाएं कि भी फटाफट आंसर एकदम क्वेश्चन बढ़िया दे रखें, उपरोक्त सभी होगा, नहीं। ऊर्जा का निर्माण का मेन मकसद होता है कि भी एनर्जी बनानी है हमें यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कह रहा है कि भी ग्लाइकोलाइसिस में नहीं होता है। क्या नहीं होता है ग्लाइकोलाइसिस में? देख लेते हैं इधर। अगर आपसे पूछा जाए ग्लाइकोलाइसिस की ये जो डिटेल है जो मैं बता रहा हूं, आपको ये ध्यान रखनी है। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, तो हम कहेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस है, इसके अंदर जो पायरुविक अम्ल है, सॉरी ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है। यहां पे पायरुविक अम्ल बनता है। आपसे पूछा जाए पायरुविक अम्ल के कितने अणु, कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, तो 2 अणु का क्या होता है? निर्माण होता है। क्लियर है बात? अगला कॉन्सेप्ट है, ग्लाइकोलाइसिस में कितने पद या कितने स्टेप्स होते हैं? 10 पद होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में कितने एंजाइम काम में आते हैं? तो हम कहेंगे 10 एंजाइम काम में आते हैं यहां पे। फिर हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस की लोकेशन कहां पे, कि ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस आप ध्यान में रखना, कोशिका द्रव्य के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। फिर अगला एक और कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर रहा हूं। पूछा जाए ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है, क्या वायवीय शोषण करने वाले जीवों में या अवायवीय शोषण करने वाले जीवों में? तो कैसे भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वायवीय शोषण करने वाले हो चाहे अवायवीय शोषण करने वाले जीव हो, सब के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है। चाहे यीस्ट हो चाहे कवक की बात करें हम यहाँ पे, सब में ग्लाइकोलाइसिस चलता है। ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन पथ है। तो हम कहेंगे यहाँ पे वायवीय और अवायवीय शोषण करने वाले जीवों में कॉमन पथ, अवायवीय व वायवीय श्वसन करने वाले जीवों का एक कॉमन पथ होता है। ध्यान में रखना, कॉमन पथ। आई बात समझ में? यहां पे क्लियर है बात यहां पे? इसके अलावा आप ये ध्यान में रखना, अगर पूछ लिया जाए ग्लाइकोलाइसिस की खोज किसने की थी, ईएमपी पथ भी कहते हैं इसको, ईएमपी पथ। तो एमडन, मेयरहोफ और पारनास, इसका मतलब ए का मतलब, ई का मतलब हो जाएगा एमडन, एमडन, एम का मतलब मेयर या मोयर कह सकते हो, मायर, ठीक है, मेयर कह सकते हो। पी का मतलब पारनेस। इन 3 साइंटिस्टों ने ग्लाइकोलाइसिस की खोज की। इस कारण इसी के आधार पर इन्होंने कह दिया कि आज से इसका नाम होगा ईएमपी पथ। हमने खोजा है इसको, ईएमपी पथ कहेंगे। और आपको ये जानना भी होगा कि आज के दिन डीएनए की जो डबल हेलिक्स की संरचना दी थी वॉटसन और क्रिक, उनमें से जेम्स वॉटसन का निधन हो गया। 1953 में उन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर खोजा था, ठीक है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के आधार पर डीएनए की डबल हेलिक्स की स्ट्रक्चर बताई थी। शायद लगभग 93 या 97 ईयर्स के आज हो गए होंगे और उनकी आज डेथ भी हो गई। साइंटिस्ट है, अभी तक बैठे हैं, देख लो आप किताबों में पढ़ते हो। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन और क्रिक ने दिया था। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस में आप ध्यान में रखना कि ऑक्सीजन का यूज होता है, क्या हम कहेंगे ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। कहीं पर भी ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है ग्लाइकोलाइसिस में। ध्यान रखना, क्या ग्लाइकोलाइसिस में कहीं से CO2 बाहर निकलती है? क्या कहीं से भी CO2 बाहर नहीं निकलती है। ध्यान में रखना, CO2 नहीं निकलती है, CO2 नहीं निकलती है। ना तो ऑक्सीजन का यूज होता है, ना CO2 बाहर निकलती है। ये भी आप विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान रखें। ग्लाइकोलाइसिस में अगर पूछ लिया जाए कि शुद्ध एटीपी कितने बनते हैं, शुद्ध एटीपी एसएलपी वाले कितने एटीपी? एसएलपी का मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एसएलपी वाले एटीपी कितने? तो एसएलपी से 2 एटीपी मिलते हैं। कितने एटीपी मिलते हैं? 2। अगर पूछ लिया जाए कुल एटीपी कितने बनते हैं, तो कुल एटीपी आपके 2 तो NADPH बनते हैं और 2 ही एटीपी बनते हैं। यहाँ पे बनते तो 4 है, लेकिन 2 खर्च हो जाते हैं यहाँ पे पहले और तीसरे स्टेप के अंदर।
तो दो NADH नहीं आएगा, NADH, तो एक NADH के द्वारा 3 ATP, 2 के द्वारा 6, 6 2 8 ATP बनते हैं। यहाँ पे कितने बनते हैं? 8। क्लियर है बात? यहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान रखें अच्छे से, हर एक चीज को समझे, काम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है ग्लाइकोलाइसिस में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? यहाँ पे ऑक्सीकरण तो होता है, डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है, डीकार्बोक्सिलेशन कहीं से भी नहीं होता है। तो तीसरा आंसर क्या होगा? करेक्ट। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 बाहर निकलता है क्या? तो ग्लाइकोलाइसिस में कहीं से भी CO2 बाहर नहीं निकलता है। क्लियर है बात यहाँ पे? तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखें। यहाँ पे जितने भी डिटेल बताइए ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेरे हिसाब से शायद इसमें से जो मैंने लास्ट में बातें बताई है 4-5, वो आप शायद नहीं जानते होंगे, तो उनको भी आप नोट डाउन ध्यान रखें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है तीसरा, वो दे रखा है ग्लाइकोलाइसिस का उत्पाद क्या है। हमारे पास में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट पूछ रखा है। अब देखो इधर हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। देखो ग्लाइकोलाइसिस में टोटल जो स्टेप होते हैं वो कितने स्टेप होते हैं? यहाँ पे 10 स्टेप होते हैं। इनमें से आप सबसे पहले ध्यान में रखना यहाँ पे कि जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है वो हमारे पास में यहाँ पे देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर ये कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहां पर देखो अभी तक हमारे पास में 6 कार्बन चल रहे, अब यहां पे 3-3 कार्बन की 2 शुगर बन जाती है। कौन कौन सी? एक तो डाई हेप बन जाती है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और एक बन जाती है PGL, पागल बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, डाई हेप और एक PGL बन जाता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है और ये बना लेगा 1,3 डाई PGA, 1,3 डाई PGA का निर्माण कर लेगा। 1,3 डाई PGA, PGL से PGA बन रहा है, एल्डिहाइड से एसिड बन रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। और इसी स्टेप के अंदर यहाँ पे NADH बनता है, ध्यान में रखना, NADH का निर्माण होगा। ऐसे स्टेप आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे 1,3 डाई PGA है, ये आगे चलकर यहाँ पे 3 PGA का निर्माण करेगा, 3 PGA है, आगे चलकर यहाँ पे ये 2 PGA बनाएगा, 2 PGA आगे चलकर यहाँ पे पेप बनाएगा, और पेप से आगे बनेगा यहाँ पे हमारे पास में पायरुविक एसिड। क्या बन जाएगा यहाँ पे? पायरुविक एसिड या पायरुविक अम्ल का क्या हो जाएगा? निर्माण। अब आप स्टेप काउंट करो पहले। हमारे पास में स्टेप नंबर फर्स्ट ये हो जाएगा, हमारे पास में यहाँ पर सेकेंड नंबर स्टेप ये हो जाएगा, स्टेप नंबर कौन सा? यहाँ पे थर्ड, ये स्टेप नंबर फोर्थ स्टेप नंबर के अंदर यहाँ पर जो एंजाइम काम आता है वो आता है एल्डोलेज। एल्डोलेज का मतलब टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, यहाँ पे एल्डोलेज एंजाइम काम में आता है। ये स्टेप नंबर हो गया 5th, ये स्टेप नंबर हो गया 6th, ये स्टेप नंबर हो गया 7th, ये स्टेप नंबर हो गया 8th, और ये स्टेप नंबर हो गया हमारे पास में 9, और ये कौन सा हो गया? 10 नंबर स्टेप हो गया। तो टोटल 10 स्टेप आपके सामने पड़े। यहाँ पे ग्लूकोज से कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना, डाई हेप बना, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, PGL बना, डाई हेप इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एंजाइम काम में आता है आइसोमेरेज। कौन सा एंजाइम काम में आता है? आइसोमेरेज एंजाइम काम में आता है। ध्यान में रखना, जहां जहां पर ATP या NADPH खर्च हो, जहां जहां पर ATP या NADH खर्च हो या बने, तो उस एंजाइम के नाम के पीछे हमेशा काइनेज जुड़ता है। क्या जुड़ेगा? काइनेज जुड़ेगा, यहाँ पे ध्यान रखना। और हमारे पास में एंजाइम नंबर 9 के अंदर इनोलेज, ध्यान रखो, इनोलेज, नो इनोलेज। 8 के अंदर म्यूटेज, कौन सा एंजाइम काम में आता है? म्यूटेज आता है यहाँ पे। और यहाँ पे पायरुविक अम्ल के अंदर आता है, यहाँ पर ध्यान में रखना, फोस्फोइनोल काइनेज, फोस्फोइनोल काइनेज एंजाइम काम आता है 10 नंबर के अंदर, और ATP भी बनती है यहाँ पे। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये टोटल हमारे पास में 10 स्टेप। एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी कितने कार्बन की शुगर होती है, कितने कार्बन का कंपाउंड होता है। ग्लूकोज के अंदर कार्बन होते हैं यहाँ पे 6, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कार्बन होते हैं 6, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कार्बन होते हैं 6, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कार्बन होते हैं 6, डाई एप के अंदर कार्बन होते हैं 3, और पागल के अंदर 3 कार्बन होते हैं, और डाई PGA के अंदर इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी यहाँ पे 3 कार्बन। लास्ट में सब तक कितने कार्बन चलेंगे? 3-3 कार्बन चलेंगे। ध्यान में रखना, कितने कार्बन? 3-3 कार्बन। इसमें भी कितने कार्बन? 3। लेकिन यहां पर ध्यान में रखना कि 6 नंबर स्टेप से हर एक स्टेप डबल बार होगा, 2 बार चलेगा। कारण क्योंकि ये डाई हैप भी तो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल बना रहा है, तो सबके 2-2 मॉलिक्यूल काम आएंगे। कितने मॉलिक्यूल काम आएंगे? यहाँ पे 2-2 मॉलिक्यूल।
सबके दो दो मॉलिक्यूल काम में आते हैं। यहाँ पे लास्ट में पायरुविक एसिड के भी कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल। अब चलो क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कर रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस में देखो क्या बनता है, पायरुविक वेट बनता है, सही है भाई। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या बनता है? पायरुवेट बनता है, बिल्कुल। एटीपी बनती है, बिल्कुल। एनएडीएच बनता है, बिल्कुल। उपरोक्त सभी। तो ये 4th नंबर आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। पहले स्टेप और तीसरे स्टेप ध्यान रखना। अगर आपसे ध्यान रखना यहां पर कि पहला और तीसरा जो स्टेप होता है, इन दोनों के अंदर एटीपी यूज होती है। एटीपी क्या होती है? यूज होती है, अगर पूछ लिया जाए तो। और अगला 6 नंबर जो स्टेप होता है, 6 नंबर स्टेप, इसमें ध्यान में रखना एनएडीएच बनता है। एनएडीएच बनता है, कितने एनएडीएच बनते हैं? 2। 7 नंबर और 10 नंबर स्टेप में ध्यान में रखना वापिस एटीपी का निर्माण। एटीपी का वापिस क्या होगा? निर्माण। देखो ग्लाइकोलाइसिस ऐसे याद होना चाहिए आपको, ऐसे ग्लाइकोलाइसिस आपको याद होना चाहिए कि पहले और तीसरे स्टेप के अंदर एटीपी यूज होगा। 6 नंबर स्टेप है, उसमें 2 एनएडीएच बनेगा वापिस। 7 और 10 के अंदर वापिस एटीपी का क्या होगा? यहाँ पे निर्माण। इसका मतलब टोटल तो 4 एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी तो पहले खर्च हो गए यहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि कोई भी रिएक्शन चलाते हैं उससे पहले हमें उसमें कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है। बिना एनर्जी कैसे स्टार्ट कर सकते हो भाई? एनर्जी तो देनी पड़ेगी, पहले एनर्जी मिलेगी तभी तो वो प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला 4th नंबर क्वेश्चन देखो। ग्लाइकोलाइसिस में प्रथम अपरिवर्तनीय अभिक्रिया को उत्प्रेरित किया जाता है। अब किसके द्वारा यहां पे अपरिवर्तनीय अभिक्रिया होगी, वो उत्प्रेरित होगी? देखो अपरिवर्तनीय मतलब वापिस प्रोसेस नहीं हो सकती, वापिस परिवर्तित नहीं हो सकता, वो कौन सी प्रोसेस होगी यहां पे? तो देखो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमारे पास में जो पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप कौन सा होता है कि ग्लूकोज है ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। कौन सा? ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो आपको पता होगा ग्लूकोज कितने कार्बन की शुगर? 6 कार्बन। और 6 कार्बन की शुगर है उसको हम क्या नाम देते हैं? हेक्सोज नाम देते हैं। और मैंने अभी कहा था कि जहां पर एटीपी खर्च हो या बने, जहां पे एनएडीएच खर्च हो या बने, तो उस एंजाइम के नाम के पीछे काइनेज नाम जुड़ जाता है। तो आप ये चेक कर लेना भले ही कि पहले, तीसरे, 6 और 7 और 10 इन एंजाइम, इन स्टेप के अंदर जितने भी एंजाइम, उन एंजाइम के नाम के पीछे काइनेज नाम मिलेगा आपको। तो ये थोड़ा सा आप माइंड डेवलप करो, चीजों को लिंक करो लंबे समय तक, और बहुत सारी चीजें याद हो सकती है। तो इसका मतलब हम कहेंगे यहां पर कि ये हमारे पास में स्टेप नंबर होता है पहला। कौन सा स्टेप होता है? फर्स्ट, जिसमें यहां पर 6 कार्बन की शुगर को हम कहते हैं हेक्सोज। क्या कहते हैं? हेक्सोज। तो यहां पे एटीपी यूज होती है तो नाम क्या जुड़ जाएगा? काइनेज। तो हेक्सोकाइनेज द्वारा उत्प्रेरित होती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? पहला आंसर है हमारे पास में यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में यहाँ पे कि ग्लाइकोलाइसिस में प्रथम अपरिवर्तनीय अभिक्रिया को उत्प्रेरित किया जाता है। पहला स्टेप, प्रथम अभिक्रिया यही होगी यहाँ पे। ग्लूकोज से क्या कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आइसोमेरेज किसके अंदर काम आएगा? आइसोमेरेज जो एंजाइम होता है ये हमारे पास में स्टेप नंबर 1 तो 5th में काम में आता है। एक और किस में काम आएगा? ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, दूसरे स्टेप के अंदर भी काम में आता है। तो आइसोमेरेज एंजाइम कहां कहां पर काम आएगा? 5वें में और दूसरे स्टेप के अंदर काम में आएगा। 5वें के अंदर और दूसरे स्टेप के अंदर आइसोमेरेज एंजाइम काम है। क्या बात है, बिल्कुल हाँ मैं कह रहा हूं 5वें में और दूसरे में काम है। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज किसमें आएगा गुरुजी? ये हमारे पास में देखो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर बना है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज, ये हमारे पास में स्टेप नंबर 3 में काम आएगा। 3rd नंबर स्टेप, क्यों काइनेज जुड़ गया है ना यहाँ पे, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फोस्फोफ्रक्टो देखो हमेशा एंजाइम का नाम अभिकारक के आधार पर रखा जाता है। स्टेप नंबर 3 में एल्डोलेज, अभी बताया था एल्डोलेज एंजाइम 4 नंबर में काम में आएगा, एल्डोलेज तोड़ने के लिए। तो ये हमारे पास में स्टेप नंबर फर्स्ट में आइसोमेरेज, 5th में और 2nd में फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, 3rd में एल्डोलेज कौन से में? 4th नंबर स्टेप। गुरुजी स्टेप ये पड़े हमारे पास में, स्टेप सारे बता दिए मैंने आपको स्टेप, और सारे एंजाइम भी बता दिए। ठीक है। और 9 नंबर के अंदर जल का अणु बाहर निकलता है, इनोलेज से याद रख लो, इनो का पानी। ठीक है। अब देखो तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो गया, पहला आंसर करेक्ट। अगला 5th नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है यहां पे कि ग्लाइकोलाइसिस चरणों में NADH उत्पन्न होता है। NADH कहां से उत्पन्न होगा? अभी हमने बात की थी स्टेप नंबर 6 याद रखो। गुरुजी इतने स्टेप याद रखने पड़ेंगे? अरे भाई नौकरी लगना है ना आपको, स्टेप नंबर 6 याद करो।
4 लिख दिया क्या स्टेप नंबर, अब ये 4 में 6 में, चलो स्टेप नंबर 6 ऐसे लिख देता हूँ, ये लो 6, ठीक है। 6 नंबर में क्या होगा, मैं 5th भी साथ में लिख रहा हूँ। देखो डाई है बनाता 3 कार्बन का, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 3PgL के अंदर कन्वर्ट होता है, तो ये आगे चलकर यहाँ पे बनाता है 1,3 डाई PGA बनाता है। ये स्टेप नंबर 4th और ये स्टेप नंबर कौन सा हो गया, 6th नंबर यहाँ पे स्टेप हो गया, ठीक है। तो 6 नंबर स्टेप में क्या हो रहा है, 3PgL से कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे 1,3 PGA या फिर डाई PGA कह सकते हो, करेक्ट आंसर कौन सा, पहला। और यहाँ पर हमारे पास में 6 नंबर स्टेप में NAD+ से किसका निर्माण होता है, यहाँ पे NADH। कितने NADH बनते हैं, 2 बनते हैं, क्योंकि यहां से 6 नंबर स्टेप से हर एक स्टेप 2 बार होने लग जाता है, इस कारण से। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं यहां से आगे, अगला देखो 6 नंबर क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद। अगर आपसे पूछा जाए ग्लाइकोलाइसिस में प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, ग्लाइकोलाइसिस में प्रोडक्ट, तो ग्लाइकोलाइसिस में हम कहेंगे 2 तो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल, फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं पायरुविक अम्ल के अणु, 2 तो बनते हैं पायरुविक अम्ल के अणु, इसके अलावा 2 ATP, 2 तो खर्च हो गए और 2 और आ गए यहाँ पे, प्लस 2 NADH, ये बनते हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का। लेकिन ये कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद फोस्फेनॉल पायरुवेट थोड़ी होता है, ये गलत है। एसिटाइल कोएंजाइम ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, यहाँ पे करेक्ट कौन सा हो जाएगा, पायरुविक अम्ल हो जाएगा। कि पायरुविक अम्ल के कितने अणु, 2 अणु बनते हैं, और पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं, यहाँ पर 3 कार्बन होते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट। और पायरुविक अम्ल के पास यहाँ पे 3 रास्ते होते हैं, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में जा सकता है, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर यीस्ट में जा सकता है, और एक ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा के अंदर मांसपेशियों में प्रवेश कर सकता है। और जब मांसपेशियों में प्रवेश करता है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करेगा, जिसके कारण मांसपेशियों में क्रैम्प उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे 7 नंबर देखो, 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे हमारे पास में, आप पढ़ो अच्छे से। TCA चक्र का प्रथम सदस्य है, नाम दे दिया TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कह दो या अम्ल चक्र कह दो। ओ कैन इंटेलिजेंट ओम करण, कैन इंटेलिजेंट ओम करण सोल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन, यह है क्रेब्स साइकिल की ट्रिक। वापस बोल रहा हूं, कैन इंटेलिजेंट, कैन का मतलब सिट्रिक एसिड, आयन का मतलब आइसोसिट्रिक एसिड, कैन इंटेलिजेंट ओम करण ऑक्जेलो सक्सीनेट, ओम करण अल्फा कीटोग्लूटरेट, कैन इंटेलिजेंट ओम करण सोल्व सक्सीनाइल को एंजाइम है, सोल्व सम सक्सीनिक एसिड, सोल्व सम फॉरेन फ्यूमेरेट, फॉरेन और माफिया ऑपरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे मैंने कहा कैन इंटेलिजेंट ओम करंट सोल्व सम फॉरेन फ्यूमेरिक एसिड, फॉरेन माफिया मेलिक एसिड, वापिस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन जाएगा भाई। तो हमारे पास में बात की जा रही है यहां पे कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का पहला मेंबर कौन सा होता है यहां पे, तो इसमें होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक अम्ल होता है, और सिट्रिक अम्ल के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, मतलब 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होते हैं जिनको COOH कहते हैं यहां पे। इस कारण ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी इसको हम यहां पर जानते हैं। क्लियर हो गई बात यहां पे। तो इसमें बात की जाए, एक मिनट अच्छा, प्रथम सदस्य पूछा भाई, प्रथम सदस्य पूछा यहाँ पे, प्रथम सदस्य हमारे पास में यहाँ पे पूछ रखा है कि पहला मेंबर इसका क्या होगा। तो पहला मेंबर हमारे पास में ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल होगा, OAA होगा, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। क्लियर है बात यहाँ पे, आई बात समझ में। चले यहां से आगे, अब देखो ये होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन कहते क्यों है यहाँ पे, क्योंकि सिट्रिक एसिड बनता है और सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है, ये करेक्ट आंसर होगा। और ये एसिटाइल कोएंजाइम है, तो यहाँ पे ये तो लिंक रिएक्शन में होता है, ये तो लिंक रिएक्शन में होगा, ध्यान में रखना।
जब हमारे पास में ये लिंक रिएक्शन में ये दो कार्बन का प्रोडक्ट होता है, कितने कार्बन का, दो कार्बन का, ये किसके साथ मिलता है, OAA के साथ मिलता है, तब क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड बनेगा। अगला देखो क्वेश्चन, अगला 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि पाइरुवेट के एक अणु से इसके पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितने एटीपी का संश्लेषण होता है। पाइरुवेट के एक अणु से इसके पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितने एटीपी संश्लेषित होते हैं। अब एक बात तो और समझना, हमें बात कर रखी यहां पे पाइरुविक एसिड की, पाइरुविक एसिड के बाद के मॉलिक्यूल की बात कर रखी यहां पे, तो आप ये समझो कि भी ग्लाइकोलाइसिस में कितने बने, पहले ये बताओ आप। तो आप कहोगे गुरुजी कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर तो हमारे पास 2 एटीपी बने प्लस 2 NADH भी बने थे यहाँ पे, एक NADH 3 एटीपी के बराबर, तो ये कितने एटीपी हो गए, 6। तो टोटल कितने एटीपी होते हैं गुरुजी, 38 एटीपी होते हैं। तो मैं कहता हूं ग्लाइकोलाइसिस वाले आप ये टोटल कितने होते हैं, 8 एटीपी। तो हम कहेंगे टोटल कितने एटीपी बने थे, टोटल 38 एटीपी बनते हैं यहाँ। तो आप ये 8 एटीपी हटा दो ना, कितने एटीपी, 30 एटीपी। अब ये कह रहा है पाइरुविक अम्ल के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2। मतलब पाइरुविक एसिड के बाद में लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल 2-2 बार चलते हैं। इसका मतलब टोटल 30, तो 30 का आधा कर लो, 15 एटीपी। करेक्ट आंसर कौन सा, दूसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है कैसे हुआ, फिर बता देता हूं। देखो आप ये समझो, कॉन्सेप्ट है इसमें, आप सीधा टिप्पा भी नहीं लगा सकते इसमें। देखो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हुआ किसमें, पाइरुविक एसिड में। इसमें टोटल एटीपी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 8 एटीपी, NADH के सारे एटीपी, ठीक है। पाइरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक तो चलती है रिंग आपकी लिंक रिएक्शन और एक चलता है क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स चक्र चलता है यहाँ पे। तो एस का मतलब ये हुआ यहाँ पर हमारे पास में, सॉरी इसमें देखो लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब्स चक्र। तो इसके अंदर आप ये ध्यान में रखना, यहाँ पर इन दोनों के अंदर कितने एटीपी टोटल, इन दोनों में टोटल 30 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी, 30। यहाँ पर 6 एटीपी, यहाँ पे 24 बनेंगे, ठीक है। जीटीपी बनेगा, FADH2 बनेगा, क्रेब्स 30 एटीपी बन गए। तो ये 2 बार चला। ये कह रहा एक अणु, पाइरुविक अम्ल के 2 अणु जा रहे तब ये टोटल बन रहे, एक अणु जाएगा तो कितने बनेंगे, 15 बनेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगला देखो 9 नंबर, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल एग्जाम के अंदर आते हैं, इंपॉर्टेंट कर लेना, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, मैंने अभी कहा था कैन इंटेलिजेंट, कैन का मतलब सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, कैन इंटेलिजेंट, आइसोसिट्रेट, कैन इंटेलिजेंट, ओम, ऑक्जेलोसक्सिनेट, कैन इंटेलिजेंट, ओम करण, करण का मतलब अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, ठीक है। तो ये कितने कार्बन का कंपाउंड, हम कहेंगे इसमें 6 कार्बन है गुरुजी। आइसोसिट्रिक एसिड में ऑक्जेलोसक्सिनेट एसिड, अल्फा कीटोग्लूटरी, तो यहां से आते आते कितने कार्बन बच जाते हैं, 5 कार्बन बच जाते हैं। कितने कार्बन, 5। ए कार्बन कहां पे, ए कार्बन CO2 के रूप में बाहर चला जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनता है वो सिर्फ और सिर्फ कितने कार्बन का प्रोडक्ट बनता है, 5 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब एक और बात, अगर आपको पूछ लिया जाए कि जो क्रेब्स साइकिल है गुरुजी, उस क्रेब्स साइकिल में जीटीपी कौन से स्टेप में बनता है, तो आप जीटीपी को ध्यान में रखना, 5th नंबर स्टेप, 5वां स्टेप। आप कहोगे गुरुजी FADH2 किस में बनता है, तो मैं कहूंगा FADH2 6th नंबर स्टेप में, 6th नंबर स्टेप में बनता है। यहाँ पे याद रहेगा, जीटीपी किस में बनेगा, 5 में, और 6th नंबर स्टेप में क्या बनेगा, FADH2। इसके अलावा ध्यान में रखना, एक NADH कितने एटीपी के बराबर, 3 एटीपी के बराबर। इसके अलावा एक जीटीपी कितने एटीपी के बराबर, तो ये 1 एटीपी के बराबर होता है। और एक FADH2 कितने एटीपी के बराबर, तो एक FADH2 ध्यान में रखना 2 एटीपी के क्या होता है, बराबर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में कौन सा हो जाएगी यहाँ पे,
दूसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, अगला क्वेश्चन दे रखा है 10 नंबर, आर क्यू को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? देखो, रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट जिसको हम कहते हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है श्वसन गुणांक। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक का फॉर्मूला ये होता है यहाँ पे कि श्वसन में, एक मिनट, फॉर्मूला ये होता है कि श्वसन में मुक्त CO2 का आयतन, श्वसन में मुक्त CO2 का आयतन बट्टे होता है श्वसन में प्रयुक्त O2 का आयतन। श्वसन में प्रयुक्त O2 का आयतन, तो श्वसन में मुक्त CO2 का आयतन और श्वसन में प्रयुक्त O2 का आयतन क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट, श्वसन गुणांक। अगर आपको पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट क्या होगा, तो 1 होगा। अगर वसा की बात कर ली जाती है, फैट की, तो 0.7 होगा। अगर प्रोटीन की बात कर ली जाती है तो 0.9 होगा। और श्वसन गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ध्यान में रखना, क्योंकि ऊपर भी आयतन है और नीचे भी आयतन है, दोनों आयतन कैंसिल। इस कारण ध्यान में रखना, रेस्पिरेटरी जो कोफिशिएंट है, इसका मतलब ये होता है कि श्वसन में मुक्त CO2 का आयतन और प्रयुक्त की गई O2 का आयतन क्या कहलाता है? श्वसन गुणांक, रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट। और कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 होता है, वसा का 0.7 होता है, प्रोटीन का कितना होता है? 0.9 होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा दूसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास में यहां पर दे रखा है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन से कितने गुना अधिक उपयोगी है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन? एक दूसरे से कितने गुना उपयोगी है? तो हम बिल्कुल कहेंगे यहां पे 19 गुना। कितने गुना? 19 गुना। इसका डायरेक्ट आप आंसर ध्यान रखें, यहां पे भी तीसरा आंसर। अगला 12वां क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा किण्वन का उत्पाद नहीं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का पूछ रखा है यहां पे, फर्मेंटेशन किण्वन की प्रोसेस। और किण्वन की प्रोसेस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती। किस में होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर किया जाता है। सैकेरोमाइसिस सेरेविसिस, जिसको हम ब्रीवर्स यीस्ट के नाम से जानते हैं, वो एल्कोहल का उत्पादन करता है किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। कौन सा? सैकेरोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, इसको हम ब्रीवर्स यीस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रीवर्स यीस्ट। ये किसका प्रोडक्शन करता है? तो हम कहेंगे ये एल्कोहल का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? एल्कोहल का प्रोडक्शन करता है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? तो आप ये ध्यान में रखना, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। तो कौन सा उत्पाद यहां पर हमारे पास में किण्वन प्रक्रिया का नहीं होगा? तो CO2 बिल्कुल बनता है, इथेनॉल भी बनता है, लैक्टेट भी बनता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं बनता। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दूसरा आंसर, सॉरी तीसरा आंसर करेक्ट है। क्लियर है बात? अगले क्वेश्चन की तरफ, ग्लाइकोलाइसिस में ATP का संश्लेषण किसके परिवर्तन के दौरान होता है? देखो, ग्लाइकोलाइसिस में ATP का संश्लेषण कह रहा है, किसके परिवर्तन के दौरान? पहले और तीसरे स्टेप में तो ध्यान में रखना ATP खर्च होता है, संश्लेषण नहीं होता। ATP खर्च है, 2 ATP खर्च है। 6 नंबर स्टेप में NADH बनता है। 7 नंबर और 10 नंबर स्टेप के अंदर ATP बनता है। इतने स्टेप, हाँ, पहले में, तीसरे में खर्च, 6 में NADH बनेगा, 7 और 10 के अंदर ATP बनेगा। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं होगा। कौन सा स्टेप है गुरुजी बताओ? तो ये पहला ही तो स्टेप है, क्या देखना? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। कौन सा स्टेप है गुरुजी? ये 4 नंबर स्टेप है, इसको 4 नंबर स्टेप कहते हैं। सॉरी, ये हमारे पास में 3 नंबर स्टेप है। ठीक है, 3 नंबर स्टेप। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। तो यहां पर हमारे पास में ATP का क्या होता है? संश्लेषण होता है। ये स्टेप नंबर होता है हमारे पास में 7 नंबर स्टेप। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तीसरा आंसर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, और अगला दे रखा है यहां पे 14वां, कि लैक्टिक अम्ल किण्वन के दौरान ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा बाहर निकलती है? किसका?
लैक्टिक अम्ल के फर्मेंटेशन की बात की जा रही है यहाँ पर। और लैक्टिक अम्ल के फर्मेंटेशन की जब बात करें तो ग्लूकोज का जो अणु होता है उससे हमारे पास में 7% से भी कम ऊर्जा बाहर निकलती है, 7% से कम एनर्जी होती है, वो रिलीज होती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है 50 नंबर कि जब ग्लूकोज का प्रत्येक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में परिवर्तित हो जाता है तो एटीपी का शुद्ध लाभ कितना होता है? प्योर हमारे पास में यहां पर कितने एटीपी यहां पर बनते हैं? तो आप ये ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछा जाए कुल एटीपी कितने बनते हैं तो हम कहेंगे कुल तो बनते हैं 4 एटीपी। 4 में से ध्यान में रखना 2 एटीपी तो यूज हो जाते हैं। आपसे पूछा जाए कौन कौन से स्टेप, तो हम कहेंगे एक तो स्टेप नंबर पहला और एक तीसरा। तो शुद्ध एटीपी कितने बने, प्योर एटीपी कितने मिले? तो प्योर एटीपी हमारे पास में कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। इनको एसएलपी वाले एटीपी कहते हैं, एसएलपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाले एटीपी कहते हैं। तो ओए वाले ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ओपी वाले कितने एटीपी बनेंगे इसमें? तो ओपी वाले 6 एटीपी बनते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां पे होगा? तो हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया पर। कहां पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। क्लियर है बात कॉन्सेप्ट के साथ? अच्छे से समझ में आ रहे हैं हर एक पॉइंट आपको यहां पे? अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे 2 एटीपी हो जाएगा शुद्ध, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा आंसर है बिल्कुल करेक्ट। स्टेटमेंट दे रखे हैं यहां पे, नीचे 2 कथन दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट दे रखा है यहां पे, ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है। सही है। कारण पहले एटीपी का उपयोग ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, बिल्कुल सही, इतनी लाइन परिवर्तित करने के लिए होता है। सही है, यहां तक सही व्याख्या की है इसने। दूसरे एटीपी का उपयोग फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट परिवर्तन करने में, बिल्कुल सही। इसका मतलब स्टेटमेंट और इसका जो रीजन दे रखा है बिल्कुल करेक्ट है। सवालों को समझें। कह रहा है 2 जगह एटीपी यूज होता है, बिल्कुल, पहले में और तीसरे में। पहले स्टेप का दे रखा है कि यहां पर 2 आपके पहला स्टेप दे रखा है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, बिल्कुल हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम आता है। और दूसरा है यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, बिल्कुल फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम यहाँ पे काम आएगा तीसरे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? सही व्याख्या करता है 4 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन, यहां पर 17 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है इसके अंदर कि मेलोनेट द्वारा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का संदमन किसका एक उदाहरण होता है? तो ये प्रतिस्पर्धी संदमन का होता है। प्रतिस्पर्धी मतलब कॉम्पिटिटर इनहिबिटर कहते हैं। एंजाइम मान लो ये हमारे पास में एंजाइम इस तरीके से है, तो यहाँ पे एंजाइम के पास में एक ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी यहाँ पे जुड़ सकता है और ये भी यहाँ पे जुड़ सकता है। तो ये आपस में कॉम्पीट करेंगे, जिसके कारण एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि ये दूसरा पदार्थ यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रतिस्पर्धी संदमन का उदाहरण यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन, फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। यहाँ पे बी के अंदर होगा यहाँ पे हमारे पास में पहला, बी में होगा पहला। करेक्ट आंसर कौन सा? तीसरा। आगे देख लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली ये लो। प्रोटॉन प्रवणता माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये होगा यहाँ पे, डी के अंदर हो जाएगा हमारे पास में थर्ड। और सिट्रिक अम्ल कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है यहाँ पे। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र के चरण को पहचाने और जिसमें से क्रियाधार का ऑक्सीकरण यहाँ पे सम्मिलित करना भी कौन सा यहाँ पे हमारे पास में करेक्ट होगा? तो आइसोसिट्रिक से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं यहाँ पे। कैन, इंटेलिजेंट, ओम, करण, सोल्व, सम, फॉरेन, माफिया, ऑपरेशन, ये लो ट्रिक हो गई हमारे पास में। याद क्या करना? आइसोसिट्रिक से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, ये रख अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, आइसोसिट्रिक ये रहा, तो बीच में तो ऑक्जेलोसक्सिनेट तो गायब है, ये होगा ही नहीं। मैलिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सिनेट, मैलिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सिनिक, ये कह रहा शामिल नहीं होगा। अच्छा शामिल नहीं होगा, वो पूछ रखा है ना। पहला तो सही है, दूसरा भी सही है। सक्सिनिक अम्ल से मैलिक एसिड, सक्सिनिक अम्ल से मैलिक एसिड सही है, ये भी यहाँ पे। सक्सिनाइल कोएंजाइम से ऐसे सक्सिनिक एसिड, ये नहीं होगा भाई। 4 नंबर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास में? 4 नंबर आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी कि ये इसके अंदर शामिल नहीं होगा, क्रियाधार का ऑक्सीकरण शामिल नहीं होगा, बाकी सब जगह ऑक्सीकरण होगा।
4 नंबर। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आप देखें अच्छे से इस सवाल को। फिर से हमारे पास मैच करने वाला दे रखा है यहाँ पे, ये हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से दे रखा है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां से चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी आंतरिक झिल्ली। कहां से होगा? माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है उससे रिलेटेड होता है, ध्यान में रखना। तो अब हम बात करें यहाँ पे कौन कौन सा करेक्ट होगा। आप सबसे पहले देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास में फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर जो फर्स्ट होगा वो NADH डिहाइड्रोजिनेज होता है, पहला करेक्ट है यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स नंबर जो सेकंड होता है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास में यहाँ पर थर्ड होता है, ये आप ध्यान में रखें यहाँ पर इसके अंदर, ये साइटोक्रोम B C1 होता है। एक गायब घास, अच्छा ये रहा। ETS कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट होता है वो साइटोक्रोम कौन सा हो जाएगा? C ऑक्सीडेज हो जाएगा। मतलब A के अंदर पहला, B के अंदर कौन सा हो जाएगा? B के अंदर फोर्थ नंबर, C के अंदर हमारे पास में सेकंड नंबर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दूसरा आंसर है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है डिटेल्स यहाँ तक? तो ये आज की क्लास के हमारे यहाँ पे 20 क्वेश्चन सारे कंप्लीट किए हमने, और अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी समझाता है यहाँ पे। एक और इसका पार्ट आएगा तो उस पार्ट को भी आप जरूर देखना, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और भी ज्यादा हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्रेब्स साइकिल है, उसकी ट्रिक मैं आपको कंप्लीटली भी लिखवा दूंगा। और इसके अंदर और क्या क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, या फिर और क्या क्या डिटेल्स आपको इसके अंदर इजी करके बतानी है, वो भी आप जरूर कमेंट्स करें। कौन सा ट्रिक से बताना है वो भी आप कमेंट्स करें, जिसके कारण नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपकी सारी समस्या सॉल्व कर देंगे। कौन सा टॉपिक पहले करवाना है वो भी आप जरूर कमेंट कर दें। तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।